नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ओडिशा की सीड गर्ल हर्षिता प्रियदर्शनी मोहंती ने 150 से अधिक दुर्लभ किस्म के बीज जमा करके बनाया कीर्तिमान। पद्मश्री कमला पुजारी से हर्षिता को मिली प्रेरणा और राष्ट्रपति भी मान चुकी हैं हर्षिता के इस नेक काम का लोहा। चावल में पोषक तत्वों की मांग को पूरा करने के लिए किसान करें काले चावल की खेती। काले धान की किस्मों की बात की जाए तो कालाबाती और चखाव है इसकी पॉपुलर किस्में। यूपी सरकार राज्य में किसानों को काला नमक धान के उत्पादन के लिए कर रही है प्रोत्साहित। अनार की खेती के लिए राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र केशवाना के वैज्ञानिक दे रहे हैं किसानों को उनके खेतों पर जाकर प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक किसानों की अनार उत्पादन से संबंधित समस्याओं को सुनकर कर रहे हैं उनका निवारण। देश से अधिक किसानों को ड्रोन से खाद एवं दवाओं के छिड़काव की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर दी जा रही है भारी सब्सिडी। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। सरकार किसानों को ड्रोन के लिए दे रही है अनुदान राशि भी। राजस्थान में जानलेवा हुई गर्मी, कई लोगों की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में भी धूप और लू का सितम। अगले कुछ दिन भी भयंकर लू की चेतावनी। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। भारतीय बच्चियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कुछ अलग कर गुजरने की अपनी प्रवृत्ति के कारण बच्चियां रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। देसी बीजों को संरक्षित करने के लिए राज्य और केंद्र के साथ साथ विभिन्न संस्थाएं और लोग कार्य कर रहे हैं। ओडिशा की रहने वाली हर्षिता मोहंती भी धान और बाजरे की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण करने में जुटी हुई हैं। कोरापुट के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली हर्षिता धान और बाजरे की दुर्लभ किस्मों को खोजने के लिए अक्सर स्थानीय हाट बाजार और पुराने किसानों के पास जाती हैं ताकि वो पुराने किस्म के बीजों को हासिल कर सकें। इस तरह से बीजों को जमा करते हुए छात्रा हर्षिता ने अपने ही घर में खाद्यान्न का बीज बैंक स्थापित किया है। हर्षिता की मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज उसके खाद्यान्न बीज बैंक में धान की 150 से अधिक दुर्लभ किस्मों के बीजों को संग्रहित किया गया है। इसके साथ ही 53 किस्मों की फिंगर बाजरा और 7 किस्मों के मोती बाजरा के बीज संरक्षित किए हैं। हर्षिता बताती हैं कि उसे दुर्लभ किस्म के बीजों को संरक्षित करने की प्रेरणा कमला पुजारी से मिली। गौरतलब है कि कमला पुजारी की पहचान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए होती है। उन्होंने 100 से अधिक देसी किस्मों की बीजों को संरक्षित करने का कार्य किया है। आज हर्षिता के पास एक बेहतरीन बीज बैंक है जिसमें 150 से अधिक किस्म के बीज हैं, पर इसकी शुरुआत हर्षिता ने 3 साल पहले की थी। हर्षिता के बीज संग्रहित करने की खबर जब सुर्खियों में आई तब सरकारी अधिकारी भी उनके घर आने लगे। इस तरह से हर्षिता को किसानों के अधिकारी पर वैश्विक संगोष्ठी में भाग लेने का अवसर मिला। इस संगोष्ठी का आविष्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मंच पर हर्षिता ने अपने सीड बैंक के बारे में बताया और जैविक खेती के बारे में भी बताया। साथ ही इस संगोष्ठी में अपने संग्रह को भी प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश में पोषक तत्वों से भरपूर होने के चलते काले धान की बाजार में खूब मांग बढ़ी है, जिसके चलते किसानों को इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ऐसे में किसान इस साल काले धान की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। काला धान की किस्मों की बात की जाए तो कालाबाती और चखाव इसकी पॉपुलर किस्में हैं। इसके अलावा यूपी सरकार भी राज्य में किसानों को काला नमक धान के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसका विदेशों में निर्यात किया जाता है। खरीफ सीजन में काला धान की बुआई के लिए सबसे पहले खेत को तैयार करना जरूरी है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार धान की फसल के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत तैयार करना चाहिए। धान की रोपाई से पहले खेत को पानी भरकर जुताई कर दें। काला धान 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है और इसका पौधा 4.5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो आम धान फसल के पौधों की तुलना में बड़ा होता है। इसका उत्पादन औसतन प्रति एकड़ 12 से 15 क्विंटल तक होता है। काला धान की खेती आम धान की तरह ही की जाती है। इसका चावल अन्य किस्मों की तुलना में 2 गुनी कीमत पर बिकता है। और किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत कराने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान में जालोर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र केशवाना के वैज्ञानिकों ने किसानों के खेत पर जाकर अनार में कटाई छटाई विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र केशवाना के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार पारिक ने किसानों को अनार में कटाई छटाई एवं संधाई का उपयुक्त समय और विधि के बारे में जानकारी दी। केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आनंद कुमार ने आगामी दिनों के मौसम की जानकारी के बारे में बताते हुए मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का पौधा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को मौसम कीट संबंध व मौसम पादप रोग संबंध के बारे में भी बताया। केंद्र के शस्य वैज्ञानिक विरम सिंह गुर्जर ने अनार की जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही केचुआ खाद बनाने की विधि तथा अनार में इसकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों की अनार उत्पादन से संबंधित समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण भी किया। अब आपके लिए चलते हैं आपको मिट्टी कैफे में, जहां आपको स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ लोगों का प्यार भी मिलता है। मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है, ताकि वे अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी पाएं। असल में मिट्टी कैफे खाने के जरिए दिव्यांगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। दिव्यांग चला रहे हैं। हमारे पास 42 कैफ़ेज़ है इन 8 इंडियन सिटीज़ एंड ऑलमोस्ट 500 लोग PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी काम करते हैं मिट्टी कैफ़े में। देन वी हैव आल्सो ट्रेन मोर देन 5000 पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई लोग मिट्टी कैफ़े में ही काम करते हैं एंड फ्यू पीपल वो दूसरे कंपनीज में भी प्लेस होते हैं। साल 2017 में 2-3 लोगों से शुरू हुए इस मिट्टी कैफे के आज देश भर में कई आउटलेट्स हैं, जिसमें सैकड़ों दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये सभी कर्मचारी शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर दिव्यांग हैं। दरअसल मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है, ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी सकें। मेरा नाम निक्की है। मैं मिट्टी कैफ़े में 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं मिट्टी कैफ़े में कैशियर का काम करती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। जो नए बच्चे ट्रेनिंग में हैं उनको हम सिखा रहे हैं। पहले यहाँ पे थ्योरी सिखा रहे हैं, फिर हम उनको एक एक करके प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि हमारे पे क्या क्या बनता है और क्या क्या रॉ मटेरियल डालेंगे, कैसे उनको तैयार किया जाता है। सब मुझे यही कहते थे कुछ नहीं कर सकते हैं, गिलाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। जब हमको ऑफर मिलता है तो हम करते हैं काम। जी मैं इस कैफ़े में मैनेजमेंट भी हूँ, कैशियर भी हूँ और सारे स्टाफ को मैं मैनेज भी करता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, और कोई कस्टमर आ गए तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे बातें करने हैं, और स्माइली फेस रखते हैं हम लोग, ताकि कस्टमर भी यहाँ आए तो फ्रेश मूड बना के जाए। ये कैफे ना सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि दिव्यांगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। मिट्टी कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये सशक्तिकरण और समावेशन का केंद्र है। यहाँ सभी को सार्थक रोजगार मिल रहा है और अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। ये कैफे एक मॉडल बन गया है,
कि कैसे व्यवसाय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये कहानी है इन दिव्यांगों के अथक प्रयासों और जज्बे की, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और प्रदर्शित किया है कि अगर मौका मिले तो दिव्यांग समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। कैफे में अपने काम के माध्यम से ये दिव्यांग वित्तीय स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना प्राप्त कर रहे हैं। जो दिव्यांग जन हैं वो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते थे। मैं देखती थी कि वो विद्यार्थी जो हैं पढ़ने के बाद जॉब के लिए परेशान होते थे। अगर उनकी कोई हेल्प कर देता था तो उनके मन में भी आता था कि हमारे पर कोई एहसान मतलब इस तरह से जता रहा है, या उन बच्चों को अच्छा फील नहीं होता था। तो जब मैंने मिट्टी कैफ़े का कॉन्सेप्ट सुना कि इनका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दिव्यांग जन को जॉब अपॉर्चुनिटी देना है। जॉब अपॉर्चुनिटी केवल जॉब नहीं है, यानी इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, इनको जो है स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि इनके मन में आत्मविश्वास पैदा हो। एक जो इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये है कि हमारा कैंपस जितने भी मिट्टी कैफ़े दिल्ली एनसीआर में अभी तक खुले हैं या आगे खुलेंगे, जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट में खुला और अब राष्ट्रपति भवन में खुलने वाला है, उनकी ट्रेनिंग हमारे कैंपस में होती है। दुनिया को जीत सकते हैं। अपने सहयोगी मोहित के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज। देश में अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन से खाद एवं दवाओं के छिड़काव की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किसान ड्रोन खरीद पर अनुदान प्राप्त करके आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। इच्छुक किसान केंद्र संचालक संस्था ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ धरोहर की राशि 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसान ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को शासन की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को यंत्र की कीमत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गर्मी और हीट वेव जानलेवा हो गई है। देश के सर्वाधिक गर्मी वाले 10 शहरों में 5 राजस्थान के हैं। तापमान ने 24 घंटे में गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाड़मेर में पारा कल 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। इससे पहले सर्वाधिक तापमान 2016 में 49.5 डिग्री पहुंच गया। बाड़मेर के अलावा फलोदी भी 48.6 डिग्री पहुंच गया। वहीं फतेहपुर, जालोर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा में भी पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आम जन का हाल बेहाल कर दिया है। प्रचंड गर्मी से राजस्थान में कई लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और भोपाल से लेकर ग्वालियर तक कई शहरों में लू की वजह से लोगों का बुरा हाल है। सबसे बुरी हालत एमपी के गुना में है। यहां तापमान 46.6 डिग्री को भी पार कर गया है।
गुजरात, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी पारा 45 से 40 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भयंकर लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में धूप और लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस प्रचंड गर्मी में सभी का बुरा हाल है। भीषण गर्मी की तपन के बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। बरसात होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में गिरावट दर्ज हुई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 22 मई को कपास का भाव रहा 6,690 रुपए। 23 मई को इसके भाव 30 रुपए चढ़कर 6,720 रुपए पर पहुंच गए। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी इस दौरान कपास के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 22 मई को कपास का भाव रहा 7,290 रुपए, जो कि 23 मई को 335 रुपए की बढ़त के बाद 7,625 रुपए हो गया। जबकि तमिलनाडु की तेनी मंडी में 22 मई को कपास का भाव रहा 6,700 रुपए। 23 मई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,500 रुपए पर आ गया। वहीं तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 22 मई को कपास का भाव रहा 5,908 रुपए, जो कि 23 मई को 486 रुपए बढ़कर 6,394 रुपए पर पहुंच गया। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 मई को टमाटर का भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 23 मई को 375 रुपए की बढ़त के बाद 1,875 रुपए हो गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 मई को टमाटर बिना किसी बदलाव के 2,060 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की लुधियाना मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 22 मई को टमाटर का भाव रहा 500 रुपए, जो कि 23 मई को भी 500 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में 23 मई को टमाटर का भाव 100 रुपए उछलकर 1,200 रुपए से 1,300 रुपए पर पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 22 मई को टमाटर का भाव रहा 1,390 रुपए, जो कि 23 मई को 40 रुपए टूटकर 1,350 रुपए पर आ गया। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। हरी खाद के रूप में दलहनी फसलों का जवाब नहीं है। हालांकि कुछ गैर दलहनी फसलों को भी इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। हरी खाद के लिए इन फसलों को बढ़वार के समय ही पलटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और उत्पादकता दोनों में इजाफा होता है। दलहनी फसलें इसलिए बेहतरीन हरी खाद हैं क्योंकि इनकी जड़ ग्रंथियों में मौजूद सहजीवी जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी में पहुंचा देती है। ये नाइट्रोजन अगली मुख्य फसल को प्राकृतिक पोषण देने का काम करती है। दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोबिया, मोट ऐसी हैं जिन्हें आप हरी खाद के लिए बो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फसल ऐसी होनी चाहिए जिसका तना, शाखाएं और पत्तियां कोमल और अधिक संख्या में हों।
ये कोमल फसलें मिट्टी में जल्दी अपघटित होकर खाद बन जाती हैं। साथ ही अधिक से अधिक जीवांश और नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा हरी खाद की फसलें मूसला जड़ों वाली हों, सूखा अवरोधी और जल भराव को सहन करने वाली किस्मों का चुनाव करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। सनैया ढैंचे को बोने के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है। खाद बनने के बाद ये 50-60 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी को प्रदान करेंगे। बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में जरूर भिगो दें। ऐसा करने से बीज जल्दी अंकुरित होता है और बढ़वार जल्दी शुरू हो जाती है। बुआई के 35-40 दिन में ये फसलें खाद के लिए तैयार हो जाती हैं। खरीफ में धान की रोपाई के समय को ध्यान में रखते हुए किसान ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों में। खास खबर, अंबाला में दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही एक ट्रैवलर गाड़ी आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 60 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट में घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में माहौल तनावपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली मारे जा चुके हैं। हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के नकली लोगों प्रसारित करने के कारण बीआरएस से जुड़े 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनसीबी ने राजस्थान के जोधपुर में 4.25 करोड़ रुपए मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।